इस मॉड्यूल में हम चर्चा करेंगे कि परिवार नियोजन काउंसलिंग हम कैसे करेंगे, विशेषकर एमपीए यानी अंतरा की प्रभावी ढंग से हम काउंसलिंग कैसे करेंगे, परामर्श कैसे देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि काउंसलिंग एक दो तरफा संचार है, दो तरफा बातचीत हो रही है। किसमें? जिनसे हम बात करें महिलाएं या कई बार दंपति भी होते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर जो कि काउंसलर, नर्स, डॉक्टर, हम में से कोई भी हो सकता है। तो ये दो तरफा बातचीत होती है, और इसमें जो परामर्श दे रहा है, जो काउंसिल कर रहा है, वे पोटेंशियल क्लाइंट से कुछ इस तरह बातचीत करते हैं कि उनकी स्थिति, उनकी परिवार नियोजन की ज़रूरत को समझें और उसी के उपयुक्त उनको राय दें, उनको तरीके बताएं, उनकी सही पूरी जानकारी बताएं, ताकि वे उनमें से कोई चुन के और निर्णय लें कि अब हम इन्हें प्रयोग करेंगे। और ये जरिया चलता रहता है, ये एक सिलसिला ऐसा है काउंसलिंग का कि आगे भी चलता है। जब वो प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके बाद उन्हें जब वो दिलवा दिया जाता है तो फिर फॉलो अप काउंसलिंग भी होती है। इस सब की चर्चा अभी आगे करेंगे। तो जब ये दो तरफा बातचीत है, और शुरू में तो जिससे हम बात कर रहे हैं हम उससे पहली बार मिले हैं और ये बहुत ही निजी बातें हैं, तो एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे जिनको परामर्श दे रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, उनको हम ऐसे उनके साथ बात करें और उनका विश्वास जीतें कि उनको ये विश्वास हो जाए कि ये हमारे शुभचिंतक हैं, हमें अच्छा ही मार्ग बताएंगे और हमारी बात किसी और को नहीं बताएंगे। जब वो इस बात से निश्चिंत हो जाते हैं तब वे खुलकर अपनी बातचीत कर सकते हैं, आपको एक मित्र के रूप में, एक सहायक के रूप में देखने लगते हैं, और तभी हम उनको प्रभावी ढंग से राय भी दे सकते हैं, परामर्श देकर उचित सलाह भी दे सकते हैं। अब बात होती है कि ये फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग के लाभ क्या हैं, परामर्श क्यों दी जाती है। सबसे पहले तो जैसे कि अभी बात हो रही थी, जब हम प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के साथ बैठकर उनको सारे तरीकों की राय देते हैं, उनकी सही जानकारी देते हैं और उनको निर्णय लेने में मदद करते हैं, तो उसके फलस्वरूप होता क्या है कि वे अपने स्थिति, अपनी पसंद के अनुसार अनचाहे गर्भ से बचने के लिए कोई एक विधि चुन सकते हैं, चुनने के लिए सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें जानकारी मिल गई होती है। साथ ही जो उनके मन में इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में कुछ शंकाएं हैं, यहाँ तक कि कई भ्रांतियाँ भी हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि समाज में इनके बारे में कई गलतफहमियाँ भी फैली होती हैं। जब और तो ये मौका है उन गलतफहमियों को मिटाना सहज ढंग से और उनको सच्चाई बताना। वह जानने के बाद उनमें ये फिर विश्वास आ जाता है कि हाँ, जो बताया जा रहा है ये उचित है, सही है, और अब उनकी शंकाएं मिट गई हैं, तो वो परिवार नियोजन का कोई साधन बिना हिचक के अपनाते हैं, खुशी खुशी अपनाते हैं। तो इस तरीके से फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। तो एक तो ये लाभ है। जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जैसा कि आप और हम जानते हैं कि कोई भी मेथड जो उन्होंने पसंद किया हो, उसकी हमें अब डिटेल्ड काउंसलिंग करनी होती है, विशेषकर उसका करेक्ट यूज़। अगर उन्होंने मान लीजिए गोली ही पसंद करी या कॉन्डोम ही पसंद करा, हम सब जानते हैं कि कितना भी प्रभावी और अच्छा तरीका हो, यदि उससे सही ढंग से प्रयोग करेंगे तभी वह पूर्णतया असरदार होगा और उसका लाभ प्रयोगकर्ता उठा पाएगा। तो हमें वो भी सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम करेक्ट यूज़ सिखा देते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस उसकी होती है। और एक ये भी काम है कि हम उनको जब तक वो मीनिंग क्लाइंट्स जब तक वो अपनी चुनी हुई विधि को प्रयोग करना चाहें अनचाहे गर्भ से बचने के लिए, हम उनकी फॉलो अप काउंसलिंग करें, उनको सहयोग दें, ताकि वे कहीं घबरा के या फिर से कुछ शंकाओं में घिरकर उसको छोड़ ना दें। इस प्रकार से जब हम क्लाइंट्स को मनपसंद तरीका का प्रयोग करने
जारी रखने में मदद करते हैं तो क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। और फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि क्लाइंट सेटिस्फाइड जो होते हैं वे ही सबसे अच्छे प्रचारक हैं परिवार नियोजन और इन विधियों के, क्योंकि पूरे विश्व भर में परिवार नियोजन सेवाओं को बढ़ावा मिलता है वर्ड ऑफ माउथ से। यानी जब एक प्रयोगकर्ता जो कि सेटिस्फाइड है, जिसको हमारे सेवाओं का बहुत सहयोग मिला है और वो उनसे संतुष्ट हैं, वे जब अपने समाज में, अपने परिवार में लोगों को बताते हैं कि भाई मैंने प्रयोग करा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ, मुझे इससे कुछ नहीं हुआ, अपने आप भ्रांतियाँ शंकाएं मिटती हैं और लोगों को भी ये बल मिलता है कि हम भी जाकर इनको लें। तो satisfied clients always bring more clients for us। एंड हम ये भी जानते हैं कि इसका उल्टा भी हो सकता है। यदि किसी क्लाइंट को हम इतना संतुष्ट न कर पाएँ या उसके साथ कभी हमसे ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा हो जाए कि वो रुष्ट हो जाए, तो फिर वो इस बात को का प्रचार भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो फ्रेंड्स, हम सबको ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, परिवार नियोजन सेवाएं जब हम देने चलते हैं तो हमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये हमेशा ध्यान में रखनी है कि परिवार नियोजन सेवाएं स्वैच्छिक हैं। किसकी स्वेच्छा? जो इसको अपनाएंगे, यानी महिलाएं, दंपति, तो ये उनकी इच्छा के अनुसार सेवाएं दी जाती हैं। इसमें कोई जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी मनमर्जी या उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होना है। हाँ, वे एक सहायक सिद्ध होते हैं क्लाइंट्स को अपनी इच्छा के अनुसार कोई तरीका पसंद करने के लिए। तो इसी बात पर हम थोड़े से क्लाइंट्स के अधिकारों पर फिर से नज़र डाल लेते हैं, उनको दोहरा लेते हैं। देखिए, परिवार नियोजन के क्लाइंट जो होते हैं उनका ये अधिकार है कि जब वे परिवार नियोजन सेवा लेने आएँ तो उन्हें परिवार नियोजन के सब साधन जो उनके लिए, उनकी स्थिति के लिए उपयुक्त हैं, उनकी सही और पूरी जानकारी दी जाए। तो जब हम उन्हें जानकारी देते हैं तो एक किस्म के हम उनको उनका आधार, उनका जो अधिकार है वो ही पहुंचा रहे हैं। और उसी जानकारी के आधार पर क्लाइंट का ये भी राइट है कि वो उनमें से कोई चुने, और जब वो चुन ले तो भाई उसको वो तरीका भी दिलवाना है। तो जब उपलब्ध करवाना साधन, तो सेवाओं की उपलब्धता भी क्लाइंट का अधिकार है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे बहुत अच्छे से महिलाओं की काउंसलिंग होती है अंतरा की, और उसमें से कुछ 8-10 को बताया गया, 2-4 स्त्रियों ने उसको लेने की इच्छा जाहिर की। अब पता चला कि हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, क्योंकि हमने इतना ध्यान नहीं दिया था, हमने सही टाइम पर स्टॉक मंगवाया नहीं था, हमारे पास सप्लाई नहीं है। तो एक किस्म से हम उसको चुना हुआ तरीका देने में सक्षम जो नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका अधिकार का भी हनन हो रहा है। तो हमें उसका अधिकार उसको पहुंचाना है। हमेशा हम अपने सप्लाईज रखें ताकि जो उसको पसंद करें उनको वो दिया जा सके। अब एक बार प्रयोग आरंभ करके वो उसको कब तक प्रयोग करते हैं, ये भी क्लाइंट्स का अधिकार है। और जैसा कि आपने भी देखा होगा, कभी कभी क्लाइंट एक विधि चुनते हैं, उसका प्रयोग करते हैं कुछ समय तक, उसके बाद वे निर्णय लेते हैं या सोचते हैं कि नहीं, अब हमें इसको नहीं आगे प्रयोग करना, हम तो कोई दूसरी विधि लेना चाहते हैं। तो यह भी उनका अधिकार है। कभी हम बहुत उत्साह में आकर ये ना सोच लें कि नहीं, मान लीजिए उसने अंतरा लगवाया है कि नहीं, अब तो तुमको अंतरा ही लगवाना है, ऐसा हम नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर हमें जानना होगा कि आखिर वो जिस विधि का प्रयोग आप बंद करना चाह रही हैं वो क्यों करना चाह रही हैं, और अगर क्या हम उसमें सहायक हो सकते हैं कि वो ना बंद करें। बट कई बार निर्णय ऐसे भी होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने अंतरा लगवाया है, लगवा लिया 5-7 इंजेक्शन, अब वो चाह रही है कि मुझे तो भविष्य में बच्चा चाहिए ही नहीं, तो आइए मैं नसबंदी करवा लेती हूँ। तो ठीक है, हम उसको नसबंदी के लिए
आगे और काउंसिल करेंगे और सहयोग देंगे। तो यही बात है कि उनका मेथड बदलने का भी उनका अधिकार है। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के प्रति क्लाइंट्स के इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग जब हम करने चलते हैं तो उसके कुछ नियमों का हम पालन करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है प्राइवेसी, यानी कि जब हम स्त्रियों से, दंपति से परिवार नियोजन की बात करें तो थोड़ी सी ऐसा स्थान हो कि जहाँ पर वो बिना झिझक के कि कोई मेरी बात सुन तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, बिना झिझक के अपनी बात कर पाएँ। ये तो बहुत ही इंटीमेट और निजी बातें होती हैं ना। तो एक तो प्राइवेसी हो, इसीलिए देखिए कहा जा रहा है कि हर एक स्वास्थ्य केंद्र पर परामर्श का एक अगर कक्ष हो तो बहुत अच्छा, वरना कम से कम एक कॉर्नर तो हो जहां वो निसंकोच होकर अपनी बात कर सकें, और तभी हम भी उनको प्रभावी ढंग से परामर्श दे पाएंगे जब वो खुलकर बात हमसे कर पाएंगी। उसकी गोपनीयता बनाए रखना और उसको तसल्ली देना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो स्त्री या जो पुरुष कोई तरीका अपना रहे हैं, उनको अगर ये पक्का आप एश्योरेंस दें कि आपकी बात हमारे तक ही रहेगी, ये बात किसी और को हम नहीं बताएंगे, तो वो उसको लेते हैं बिना हिचक के। वरना कहीं वो ये सोचते हैं कि देखिए इनसे हम जाके लेंगे तो ये तो सबको बता देंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि पहले हम लोग कहते थे कि एक दूसरे का अगर एग्जाम्पल देंगे तो बाकी लोग भी लेंगे कि देखो फलानी ने तो ले रखा है, पर नहीं, हम उसका कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक नहीं कर सकते। इसका भी एक तरीका है, हम ये कह सकते हैं बहुत सी स्त्रियां इस गांव की इस तरीके को पसंद कर रही हैं, तो एक जनरल करके कह दें, लेकिन कोई स्त्री विशेष या क्लाइंट विशेष का हम कभी नाम ना लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब ये सर्विसेज वॉलंटरी हैं और क्लाइंट रिलेटेड हैं, क्लाइंट कौन है? एक स्त्री है जो कि अनचाहे गर्भ से बचना चाह रही है, वो हमारे पास आई है, तो हम उसको सम्मान पूर्वक उसके साथ हम पेश आएँ, हमेशा उसकी सम्मान रखें और हम उसकी हर बात को बड़े अच्छे से सुनकर स्वीकार करें, नकारें कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और नॉन जजमेंटल भी हों। ये शब्द अक्सर प्रयोग में आता है, और जैसा कि हम जानते हैं इसका मतलब क्या है कि सर्विस प्रोवाइडर्स कई बार हम स्वयं निर्णय लेने लगते हैं। जैसे कि अगर वो कोई बात कहें तो हम ये ना कहें कि नहीं ये तो तुम नहीं कर पाओगी, देखो तुम लोग पढ़े लिखे कम हो, ये तो तुम नहीं यूज़ कर पाओगे, तो हम जजमेंटल हो रहे हैं। या कभी हम किसी विधि विशेष के लिए भी जजमेंटल हो जाते हैं कि ये तरीका नहीं, ये तो ठीक नहीं रहता, ये तो अक्सर ये करता है, या तुम्हारे बस का नहीं है, तुम तो ये ले लो। तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम ओपन माइंडेडली विदाउट एनी जजमेंट, अपना कोई पूर्वाग्रह ना रखकर, हमारा काम केवल ये है कि हम जो भी हमारे सामने है जिसको अनचाहे गर्भ से बचाने के लिए हम परामर्श दे रहे हैं, उसको ही मेन मानकर उसके अनुसार ही हम सलाह दें। और परामर्श में जो हम भाषा यूज़ करेंगे, नेचुरली हम जिससे बात कर रहे हैं उसको समझ में आए ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें। सरल भाषा जिसका प्रयोग आमतौर पे किया जाता है, उसमें हम टेक्निकल शब्द ना यूज़ करें, और बात करने का ढंग भी ऐसा हो कि बिना उसको जिसको कहते हैं डराए, थोड़ा नॉन अलार्मिंग वे में बात करें। इसका मैं भी आपको उदाहरण देती हूँ कि जैसे हम सब जानते हैं कि अगर हम अंतरा विधि को लें तो इसका कार्य करने का ढंग ऐसा है कि इससे मासिक धर्म में कुछ बदलाव आते हैं, जिसमें कि एमेनोरिया भी है। अब आप और मैं तो जानते हैं एमेनोरिया ये क्या है, लेकिन अगर हम स्त्री को कहेंगे इससे ना एमेनोरिया हो जाएगा, तो ये टेक्निकल वर्ड से वो क्या समझेगी। हमें तो ये कहना चाहिए जो इसका प्रयोग करती हैं कुछ समय के बाद उनके मासिक आनी बंद हो जाती है। और नॉन अलार्मिंग वे क्या है कि ये नुकसानदेह नहीं है, ये उसके कार्य करने का ढंग है, इससे घबराना नहीं। जब इसका प्रयोग बंद करोगी फिर पहले की तरह माहवारी आने लगेगी।
और वरना अगर घबरा के कहा कि देखो इससे माहवारी में गड़बड़ी हो जाएगी, तो ये तो हम उसको और डरा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो गड़बड़ी होगी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। जहाँ शाब्दिक कम्युनिकेशन हो रहा है, संचार हो रहा है, वहाँ जब दो लोग आमने सामने बैठे हैं तो देखिए हमारी शारीरिक, हमारे हाव भाव भी तो कुछ बोलते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। हमें क्लाइंट की ओर देखना चाहिए, उसके चेहरे के ओर भी देखें और संकेत समझें और अपने चेहरे के भी हाव भाव बिल्कुल उपयुक्त रखें। जैसी वो बात करे उसी के अनुसार हमारे भी चेहरे पर भाव आने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे बात कर रही है और हम अपना मुख दूसरी ओर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, एक तो देखिए उसका सम्मान हम नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि हम उसको अपनी बात खुलकर और आगे बताने के लिए बिल्कुल भी एनकरेज नहीं कर रहे हैं, तो वो चुप हो जाएगी। तो फिर ये जो पूरा कार्य हम कर रहे हैं परामर्श का, जिसका एक मकसद है कि उसको हम हेल्प करें, मदद करें कि वो कोई चीज़ ले पाए, कोई अपनी मनपसंद तरीका ले पाए, तो उसमें विघ्न आ जाएगी। और हाँ, एक ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आप और हम तो इन विधियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब हम दूसरे से बात कर रहे हैं तो हमें उनसे केवल संक्षिप्त सिंपल मैसेजेस ही देने हैं। अगर बहुत घुमा फिरा के उन मैसेजेस को दिया तो मेन बात उसमें खो जाती है और वो और हो सकता है इतना क्लियर ना हो पाए कि कोई एक डिसीजन ले पाए। तो फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग में जहाँ एक और जो काउंसिल कर रहा है वो बोलेगा, वहाँ ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये दो तरफा बातचीत है, तो हम जिससे बात कर रहे हैं उसको भी मौका दें कि वो अपने कुछ भाव व्यक्त कर पाए, अगर कोई उसके प्रश्न हैं वो पूछ पाए और शंकाएं अपनी मिटा पाए। तो इसके लिए हमें उसको ज़रूर मौका देना है। ये नहीं कि बस हम ही बोलते जा रहे हैं, वो लिहाज में चुप रहेगी, लेकिन अगर उसके मन में प्रश्न रह गए तो वो उसको यहाँ पर कहीं परेशान करते रहेंगे और उसको एक बड़े कॉन्फिडेंटली एक मेथड को चूज़ करके प्रयोग करने में मदद नहीं करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि हमने उसको कुछ बताया तो फिर उसको पूछते हैं, हाँ देखो जो मैंने तुम्हें अभी तक बताया इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, क्या सोच रही हो, और यदि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो पूछो, मुझसे ज़रूर पूछो बिना संकोच के। तो ऐसे हमें उसे एंगेज करना है। अब एक बात ये भी आती है कि ये शाब्दिक तो आपसी बातचीत हो ही रही है, हम परामर्श को और प्रभावी बनाने में और असरदार बनाने में कुछ सहायक सामग्री का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कि जैसे कि अगर हम उसे बता रहे हैं मासिक धर्म क्यों होता है, तो अगर हम उसकी एक चित्र दिखा पाएँ, चीज़ के चित्र दिखाकर उसको सरल ढंग से समझा पाएँ, तो वो हमारे भी लिए सहायक है, लेकिन उसको समझने में बहुत सहायता मिलती है। और कम से कम हम सबके यहाँ जब मेथड्स अवेलेबल हैं तो उनके हम एक एक सैंपल लेकर एक जिसको कहते हैं बास्केट ऑफ चॉइस तो बना सकते हैं ना। जब हमारे सामने सारे मेथड्स के एक एक सैंपल होगा तो जब हम गोली की बात करें तो हम उसे गोली दिखा सकते हैं, जब हम इंजेक्शन की बात अंतरा की करें तो हम वो दिखा सकें। तो जब देख लेता है इंसान तो उसको उसके कई भ्रांतियाँ तो देखकर ही मिट जाती हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कॉपर टी के बारे में स्त्रियां डरती हैं, जबकि हम सब जानते हैं ये एक बहुत ही सरल जिसको कहते हैं असरदार और अच्छा तरीका, लंबे असर तक काम करता है। एक बार इसको लगवा लें 5 साल 10 साल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो तो आप और हम जान रहे हैं ना कि ये यूट्रस में रख देंगे, एक छोटी सी चीज़ है। अब स्त्रियों ने ना तो अपना यूट्रस देखा है, ना तो हमें पता कि उनकी परिकल्पना में वो कितना बड़ा ऑर्गन है, वो क्या है, और ना उन्होंने IUCD यानी कॉपर टी देखी है। तो उनके मन में कितने वहम, वी ऑल नो कि IUCD के और काफ़ी भ्रांतियाँ फैली होती हैं, यहाँ तक कि वो सिर पे चढ़ जाता है। तो देखिए अगर मेरे पास मेरे इस बास्केट ऑफ चॉइस में
कॉपर टी भी है, और अगर मैं उनको ये दिखा दूं, उनको कहूँ देख लो आप, जब वो खुद छू के देख लेंगी इसको कि भाई ये तो कितनी छोटी सी चीज़ है और ये लचीली है, इतनी सी चीज़ है, तो हम उन्हें समझा सकते हैं कि देखो, जिस बच्चेदानी में गोद भर के बच्चा मतलब पनपता है, जब पैदा होता है हम उसको गोद भर के लेते हैं ना, इतना बड़ा बच्चा जब पनप सकता है तो उसमें ये छोटी सी चीज़ बताइए क्या नुकसान पहुंचाएगी या गड़बड़ पहुंचाएगी। तो इस प्रकार से आप प्लीज़ सबके सब सैंपल्स ज़रूर रखिए और उनको छूने में, देखने में, उनके बारे में प्रश्न पूछने के लिए एनकरेज करें, क्योंकि सबसे आखिर की बात फिर वही है कि सारी सेवाएं ये स्वैच्छिक हैं और क्लाइंट को स्वयं निर्णय लेना है, और जितनी सहायता हम कर सकते हैं उसको निर्णय लेने में, तो उतना ही हमारी परामर्श का फल अच्छा मिलेगा। मकसद केवल वही है, इसीलिए ये सारे नियम हमें अवश्य पालन करने चाहिए। फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग के प्रिंसिपल्स पर हमने अभी चर्चा की थी। आइए अब हम फैमिली प्लानिंग की स्टेजेस, कि कब कब होती है और उसका क्या मकसद होता है, इन्हें टाइप्स ऑफ फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हुई इनिशियल काउंसलिंग, जो कि हम सब जानते हैं, हम सब करते हैं, और उसका मकसद क्या होता है कि जो आए हमारे पास महिला, दंपति, इनिशियल काउंसलिंग के दौरान हम उसे कई तरीकों की जानकारी देते हैं ना, जिसे हम कहते हैं बास्केट ऑफ चॉइस देते हैं। तो जब क्लाइंट कोई तरीका चुन ले तो अब आती है मेथड स्पेसिफिक काउंसलिंग। उसने जो तरीका चुना है अब उसी के बारे में हम और डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि अगर कुछ चुना ही नहीं तो उसकी डिटेल्स का अभी मतलब भी कुछ नहीं है। मान लीजिए हमने उसको 4 तरीके बताए, उसमें से उसने एक तरीका चुना, मान लो अंतरा चुना, तो अब हम अंतरा की और डिटेल्स उसको बताएंगे। अगर वो मान लो गोली चुनती, मालाएं गोली, तो हम उसकी डिटेल्स बताते कि जैसे कि गोली कैसे खानी है, कैसे एक पत्ता ख़त्म हो दूसरा शुरू करना है, भूल जाओ तो क्या करोगी, ये सब मेथड स्पेसिफिक काउंसलिंग कहलाती है। और इसी मेथड स्पेसिफिक काउंसलिंग के समय उसको उसके बारे में जो भी कोई और भ्रांति, प्रश्न अब रह गए हों, कोई और इन डेप्थ वो बात करना चाहे और पूछना चाहे, तो इस समय उसको ये बताया जाता है और परामर्श दी जाती है। इसके मेथड स्पेसिफिक काउंसलिंग के कारण फिर क्लाइंट विधि का प्रयोग आरंभ करता है, जिसको हम उसे दिलवाते हैं। ऑफ कोर्स जो मेथड उसने पसंद करा है उसके लिए उसका क्लाइंट असेसमेंट होता है कि उसको दिया भी जा सकता है कि नहीं, और वो दिया जाता है। अब बात आती है फिर काउंसलिंग, फॉलो अप काउंसलिंग। ये क्या है? जो भी परिवार नियोजन के क्लाइंट्स हैं, कोई विधि चुन चुके हैं, उनको हम समय समय पर सहयोग देते जाएं जब तक वे उसका प्रयोग जारी रखें। तो फॉलो अप काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ तो देखिए क्षेत्र में होती है फॉलो अप काउंसलिंग, जैसे हमारी आशा बहन जाती हैं, एएनएम्स जानती हैं, लेकिन जब क्लाइंट्स हमारे पास स्वास्थ्य केंद्रों में आते हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर्स का उनसे मिलना होता है, तो अब हम उनको फिर उनके पूछते हैं वो क्यों आई, क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है, और उनको उसी के अनुसार परामर्श देकर उस मेथड को आगे प्रयोग करने में मदद करते हैं। और यह बात अंतरा पर तो बहुत अधिक लागू होती है, क्योंकि जैसा आप और हम जानते हैं अंतरा का इंजेक्शन हर 3 महीने पर लगता है, और जब वो हर 3 महीने बाद आती है तो उसका हालचाल भी पूछते हैं हम, और उसी के अनुसार उसको इंजेक्शन भी लगाते हैं और आगे का पूरा सर्विसेज देते हैं ताकि वो इसको प्रयोग करती रहे। इस फॉलो अप केयर फॉर अंतरा क्लाइंट्स के ऊपर पूरा एक हमारा अलग से मॉड्यूल है, उसमें और विस्तार पूर्वक इस पर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इनिशियल काउंसलिंग जिसमें फिर मेथड स्पेसिफिक काउंसलिंग का भी रोल है, और उसके बाद ये फॉलो अप काउंसलिंग, इसकी तरीके से काउंसलिंग एक नेवर एंडिंग सर्कल है, ये चलता जाना चाहिए, इसका क्रम कहीं टूटना नहीं है।
शुरुआत हाँ इनिशियल काउंसलिंग से ही होती है। तो आइए गैदर अप्रोच के अनुसार देखें कि इनिशियल काउंसलिंग में हम क्या क्या करते हैं। हमने ये बहुत बार सीखा है, इसको हम फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार हम इसको फिर दोहरा लेते हैं, विशेषकर अंतरा काउंसलिंग से संबंधित। तो जब कोई आती है तो भाई पहले हमेशा हम ग्रीट करते हैं। अब यहाँ एक अस्पताल के स्वास्थ्य केंद्र के सेटअप में ग्रीट का क्या मतलब है? आओ, बैठो, कैसे आना हुआ, उस इतना ही कह देना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। जो महिला आई है और उसको इसमें ये लगता है कि हाँ वो वेलकम है, उसको आपने महत्व दिया और उसको सम्मान दिया। अब नेक्स्ट जो है, जैसे कहा कि कैसे आना हुआ, तो हम उसकी पहले उससे कुछ की प्रश्न पूछते हैं। इन पूछने में कुछ प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप ज़रूर पूछते होंगे, लेकिन आइए एक बार फिर दोहरा लें। परिवार नियोजन सेवा के लिए आई है तो आपके कितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे की उम्र क्या है, यदि छोटा बच्चा है तो क्या आप दूध पिला रही हैं उसको, ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। साथ में कि तुमने क्या सोचा है, तुम बच्चा भविष्य में चाहती हो या नहीं चाहती, यदि चाहती हो तो कब चाहती हो। तो हमें उसका प्रजनन लक्ष्य कहिए कि रिप्रोडक्टिव इंटेंशन कहिए, या बस सरल ढंग से ये कहिए कि उसको आगे बच्चा चाहिए या नहीं, और यदि चाहिए तो कब चाहिए। जब हम ये जान जाएंगे तब हम उसको उसके उपयुक्त आगे तरीके बता पाएंगे। एक बात हम ये भी पूछेंगे कि क्या तुम कोई परिवार नियोजन तरीके जानती हो, क्या कभी पहले कोई तरीका यूज़ किया है, क्योंकि यदि उन्होंने कोई यूज़ किया है तो उनका उससे क्या अनुभव रहा। अगर वो उससे मान लो एक बच्चा होने से पहले यूज़ किया था, वो उनको बहुत पसंद था, तो हम उसी के बारे में भी उनको आगे और बता सकते हैं। और अगर किसी का किसी मेथड के प्रति अब नई रुझान है, अब नहीं चाहते उसको प्रयोग करना, तो हम फिर आगे की बात बताएंगे। और जो वो जानती है उसकी उसी जानकारी पे, नॉलेज पर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने आस्क कर लिया। अब जब हमने आस्क कर लिया उसके अनुसार ही हम उसको अब बताएंगे, टेल। तो हम क्या बताएंगे, फिर बात वही आती है बास्केट ऑफ चॉइस की। अब हम देखेंगे, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्त्री है, उसका एक बच्चा हुआ है, अभी बच्चे को दूध पिला रही है और अभी बच्चा केवल कहिए 1.5 महीने का है। मान लीजिए कि वो बच्चे के चेकअप के लिए, अपने एंटीनेटल चेकअप के लिए आई है, कि उसका एक ही बच्चा है, बिना पूछे भी हमें पता है, लेकिन हम पूछ भी सकते हैं कि अभी उसे बच्चा और आगे चाहिए ज़रूर। कम से कम 3 साल का अंतर अगर रखेगी तो 2 साल तक गर्भधारण से उसको बचाव चाहिए, जिसके लिए उसे कोई ऐसा प्रभावी गर्भ निरोधक साधन चाहिए जो कि वो यूज़ कर सके, और अनचाहे गर्भ से तो निश्चिंत हो ही, वो उसके स्तनपान को पर कोई प्रभाव ना डाले, ताकि जो बच्चा है उसके पास उसको वो दूध पिला पाए, उसकी सेहत पर कोई उसका प्रभाव खराब ना पड़े। तो अब हमने पूछ लिया, और हमें ऐसा भी तरीका बताना है नेचुरली जो कि रिवर्सिबल है, यानी जब वो बच्चा चाहे तब हो सके। तो इसी अगर हम स्थिति में देखें तो हम उसे क्या क्या बता सकते हैं। 6 हफ्ते का बच्चा है, स्तनपान करा रही है, डेफिनेटली उसको अंतरा इंजेक्शन बता सकते हैं। साथ में हम उसको छाया गोली भी बता सकते हैं, IUCD लगवा सकती है, हम कॉपर टी के बारे में बता सकते हैं, और हम उसको कंडोम तो दे ही सकते हैं। हाँ, याद ये रखना है कि क्योंकि अभी बच्चा 6 ही हफ्ते का है और दूध पी रहा है, तो अभी हम उसको कंबाइंड हार्मोनल मेथड जैसे मालायन नहीं दे सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 महीने के बाद ही मालायन की गोली का प्रयोग आरंभ होता है, क्योंकि ये स्तनपान पर असर डालती है और दूध की मात्रा थोड़ी कम हो सकती है, जिससे पहले बच्चे का स्वास्थ्य पर असर आ सकता है। तो अब हमने ये 3-4 तरीके बताए।
तो देखिए कभी भी हम ये उत्साह से कि ये अंतरा प्रोग्राम है, हमने अंतरा की ट्रेनिंग भी ली है, हमारे स्वास्थ्य केंद्र में तो अब अंतरा बहुत चलने लगा है, तो हम केवल उसको कहें बस अंतरा लगवा लो और हमारी बड़ी वाहवाही होगी। नहीं, हमेशा ध्यान रखें, एक तो क्लाइंट का क्या अधिकार है कि उसे उसके लिए जो भी उपयुक्त है सब साधन बताए जाए और फिर उसको चुनने का अवसर दिया जाए। अगर हम एक ही बताएंगे तो हमने उसको क्या चुनने का अवसर दिया? नहीं दिया ना। तो कम से कम फ्रेंड्स 3 मेथड्स हर स्थिति में। स्त्री की शादी अभी हुई है, कोई बच्चा नहीं है, दूध पिला रही है, दूध नहीं पिला रही, बच्चा 3 साल बाद चाहिए, बच्चा कभी नहीं चाहिए, हर स्थिति में दंपति लोगों के लिए कम से कम 3 मेथड हमेशा उपलब्ध होते हैं, तो वो हम ज़रूर बताएं। फिर हम उसको हेल्प करेंगे, जो हमने बताए उनमें एक पसंद करने के लिए वो निर्णय लें, उसके लिए हम मदद करेंगे। तो मदद कैसे करेंगे? जैसे कि पहले कहा गया था कि बताने के बाद उससे पूछ सकते हैं, देखो मैंने तुम्हें ये बताया, तो तुम इसमें से कौन सा तुम्हें ठीक लग रहा है, कौन सा तुम्हें लग रहा है तुम प्रयोग कर पाओगी? क्योंकि देखिए वे लोग ज़्यादा जानती हैं अपनी स्थिति। हर एक इंसान अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी आदत भी जानता है, अपनी परिस्थिति भी। जैसे फॉर एग्जांपल यही क्लाइंट जिसको अभी हमने ये 4 मेथड बताए, हो सकता है ये बोले कि ऐसा है कि कॉन्डोम वो तो पति लगाएगा नहीं, बल्कि उसी के प्रयोग वो कर रहे थे जब तब ये बच्चा हो गया, अभी तो हम इसी को भी नहीं चाह रहे थे। और कॉपर्टी वो तो हमें डर लगता है। आप उसको फिर समझाएंगी उसके बारे में कि नहीं, डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर उसका परिवार उसके लिए उसको नहीं इजाज़त देता तो वो कहती नहीं, मुझे तो हरगिज़ नहीं लगाना। और गोली कहेगी कि देखिए छाया गोली दीदी आप कह तो रही हो पहले हफ्ते में 2 बार खानी है, फिर 1 बार, लेकिन मेरी आदत है भूल जाऊंगी, कहाँ रखूंगी, क्या करूंगी, तो अब क्या बचा? तो वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने हमने ये बखूबी देखा है कि कई बार वो बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन एक मेथड चुनती हैं, और ये एलिमिनेशन हर एक क्लाइंट के लिए अपना निजी होता है। वो हम नहीं कह सकते कि तुम ये भूल जाओगी, तुम्हारा हस्बैंड ये यूज़ करेगा या नहीं करेगा। तो हमने उसको मदद करा, हम समझ गए ये ज़्यादा अंतरा की तरफ चाह रही है, तो अब हम कहेंगे कि हाँ हाँ ये तुम्हारे लिए बहुत ठीक रहेगा, तुम चाहो, बस ये बात है हर 3-3 महीने पे आना होगा, तुम आ पाओगी? तो कोई ना कोई तो ज़रूर मेथड होगा उसकी परिस्थिति में जिसको वो ले पाए। अब हम मेथड स्पेसिफिक काउंसलिंग पर आएंगे। ई से एक्सप्लेन। गैदर में फ्रेंड्स GATH में इनिशियल काउंसलिंग तो चल ही रही है, अब ई में एक्सप्लेन। तो क्या बात पहले हुई थी, अब कौन सा मेथड एक्सप्लेन करेंगे इसको हम डिटेल में? ऑब्वियसली हम इसको अब कंडोम, कॉपर्टी और छाया की तो पूरी डिटेल्स बताना नहीं शुरू करेंगे। जिस राह पर उसने चलने का निर्णय लिया ही नहीं है, उसको उस राह की हम पूरी डिटेल्स उसको क्यों बताएंगे, उसका क्या लाभ होगा उसको? तो अब हम उसको, उसने जो पसंद किया है अंतरा, अब उसी की हम उसको और डिटेल्स बताएंगे। कुछ तो वो स्वयं ही पूछ लेगी और डिटेल्स, और ना भी पूछे तो हम दोहराते हुए उसको स्वयं भी बता देंगे। जैसे कि अक्सर देखने आया है कि यही स्त्री मान लो कहती है, दीदी जैसे कि अभी हमने कहा ये तो हम नहीं कर पाएंगे, ये अंतरा मुझे ठीक लग रहा है कि आपने बताया ना कि 3 महीने में 1 बार लगवाओ, और दीदी असरदार भी बहुत है, कुछ रोज़ तो नहीं करना पड़ेगा, पर ज़रा सा ये डर लग रहा है, आपने कहा था कि इसमें ना माहवारी में बदलाव होते हैं, माहवारी नहीं आएगी तो दीदी कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा? तो इस प्रकार का वो भी उस जिसको पसंद कर रही हैं उसी की तो आगे डिटेल्स पूछेंगी, या अपनी शंकाएं उसी के प्रति तो और प्रकट करेंगी। तो अब हम उनको वो सारी बातें बताएंगे, उनकी भ्रांतियां मिटाएंगे और एक बार याद भी दिलाएंगे, देखो ये हर 3-3 महीने पे लगवाया जाता है, और इसमें तो इसका असर, काम करने का तरीका ही ऐसा है, इसका असर ही ऐसे होता है कि इसमें माहवारी पहले तेरा नहीं होती, तुमने ये बात समझ लिए ना, और घबराना नहीं, ऐसा होगा तो तुम जब भी आ सकती हो, हम लोग बैठे हैं ना। तो ऐसे करके हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद अब रिटर्न। देखिए जैसे अभी हमने कहा ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, तो जब भी छोड़ेंगे काउंसलिंग वो कभी समाप्त नहीं हो जाती है। रिटर्न अब हम करेंगे। अच्छा बीबी,
जैसे मान लीजिए उसने कहा मैं अभी लगवा लेती हूँ, तो हम उसको लगवाने के बाद बताएंगे 3 महीने बाद आना, या अगर कोई और परेशानी, कभी कोई परेशानी हो जाए लगे या चिंता लगे तो आ जाना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेथड स्पेसिफिक के बाद भी वो ये कहे दीदी आपने तो बहुत अच्छा बता दिया, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ज़रा घर में पूछ के आऊँगी। हाँ, या वो हिस्ट्री दे रही है कि महीने का तो हुए मेरे को अभी 10-12 दिन हो गए हैं, और भाई असुरक्षित संभोग भी हुआ था, तो अभी तो भाई आप उसे लगाएंगे भी नहीं अभी तो आपने मान लीजिए उसको आगे के लिए, हम सर्विस प्रोवाइडर्स ने कहा ठीक है अभी तुम कॉन्डोम ले जाओ, और जो तुमने विधि चूज़ की है जब तुम्हें महीना होगा तो तब कोशिश करना पहले से 7वें दिन के बीच में आ जाना। तो ये हमने तय कर लिया कि अगली भेंट उससे कब होगी, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। तो ऐसे करके हमने गैदर अप्रोच में उसको हम कहाँ तक ले आए कि एक निर्णय लेने पर हमने उसको उस स्टेज तक हम ले आए, मदद करी निर्णय लेने में, और उसके अनुसार आगे का क्रम फिर चलेगा। इस इनिशियल काउंसलिंग में अभी बात हुई थी कि जब हम टेल करते हैं, बताते हैं, अपनी बास्केट ऑफ चॉइस दिखाते हैं, तो उसमें कई मेथड्स की जानकारी देते हैं। तो वो जो जानकारी देते हैं केवल इस उतनी देते हैं जो कि उसको निर्णय लेने में एक आधार के रूप में मिले। जैसे कि भाई ये चीज़, ये कॉन्डोम है, ये पति को हर बार संभोग के समय लगाना होगा, ये गोली है जो तुम्हें खानी होगी हर एक हफ्ते में एक बार, मैं छाया की बात कर रही हूँ, ये एक छोटी सी चीज़ है जो बच्चेदानी में रखी जाती है, और ये एक इंजेक्शन है औरतों के लिए जो 3 महीने में एक बार लगता है। तो ये मेरा मतलब है कहने का कि इसमें हम उसको ओवरडोज ऑफ जानकारी नहीं दे देते हैं, उसको हम वे मुख्य बातें बताते हैं जिसके आधार पर वो चुनेगी। तो आइए अब हम देखें कि अंतरा यानी एमपीए के बारे में वो कौन से की मैसेजेस देगी। सारी बात तो अंतरा की अभी नहीं बतानी है, वो बातें बताना जरूरी है जिसके आधार पर एक पति पत्नी या स्त्री स्वयं अंतरा को पसंद करे या ना पसंद करे, वो भी आधार बन सकता है। तो जब हमने उसको मुख्य बातें बताई थी अंतरा के बारे में, तो ये तो हमने बताया ही था कि ये 3 महीने का इंजेक्शन है, ये भी बताया था स्तनपान कराने वाली माँ भी इसका प्रयोग कर सकती है, इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, और हमने उसको मासिक धर्म में होने वाले चेंजेस भी बताए थे ना। यह भी बताया था कि इससे गर्भधारण तो होता है इसका प्रयोग बंद करने के बाद, लेकिन उसमें कुछ समय लगता है। तो जब हम महिला को ये सब बता चुके हैं और अब वो इसमें रुझान दिखा रही है, तो वो ज़रूर ये फिर थोड़ा सा इनके बारे में सोचती है, चिंतन करती है, और उसकी कुछ कंसर्न्स, कुछ भ्रांतियाँ उभर कर आ सकती हैं। उन्हीं सब को हम दूर करेंगे और उचित ढंग से उसको फिर से और अंतरा के बारे में परामर्श देंगे। तो क्या क्या हम बताएंगे, तो जैसे कि हमने टेक्निकल अपडेट ऑफ एमपीए में इसकी कुछ मुख्य बातें चर्चा की थी, कुछ हमने एडवांटेजेस के रूप में देखा था, कुछ हमने हेल्थ बेनिफिट्स देखे थे, कुछ हमने लिमिटेशंस देखी थी, हमने साइड इफ़ेक्ट्स भी देखा था। उनको उस ढंग से हमें नहीं बताना है, हमें उन सब में से निचोड़ निकाल के कुछ की मैसेजेस बने जो हमें ज़रूर बताने हैं। तो आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक तो हम यही बताएंगे कि ये बहुत ही सुरक्षित असरदार तरीका है, ये 3 महीने वाला इंजेक्शन है, और सबसे अच्छा रहता है कि इसको हर 3 महीने पर दी गई निर्धारित तिथि पर ही लगवाया जाए। हाँ, इसमें एक ये बात है कि एक ग्रेस पीरियड है कि इसको दी गई तिथि से 2 हफ्ते पहले कभी भी लगवा सकते हैं और 4 हफ्ते बाद भी लगवा सकते हैं, जिसका हमने जिक्र पहले भी किया था ग्रेस पीरियड के रूप में, जब हम लोग इसको टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर चर्चा कर रहे थे। तो ये ज़रूर बताना है। अब आप सोचेंगे कि ये हम क्यों बता रहे हैं। देखिए, ये अगर हम उसको बताएं कि केवल निर्धारित तिथि पे दिया जा सकता है,
लेकिन वास्तविकता तो ऐसी नहीं है, उसको हम पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी। लेकिन उसको अगर उतना ही पता है तो उसका एक आधार हो सकता है इसको ना पसंद करने का या ना अपना पाने का। उसकी मजबूरी हो सकती है कि भाई हो सकता है मैं उस दिन ना आ पाऊँ। हम सब जानते हैं स्त्रियां स्वयं डिसीजन लेकर, हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि बहुएं स्त्रियां स्वयं निकल कर पक्का उस तारीख को आ जाएगी, बल्कि कई बार ऐसे हो जाता है उस तारीख पर आना मुमकिन नहीं हो पाता। तो अगर उसको ये पता होगा कि ऐसा नहीं है, अगर कभी नहीं आ पाऊँ तो आगे पीछे भी आ सकती हूँ, तो ये उसका इस विधि को चुनने का एक आधार बन सकता है। आगे बढ़ते हैं तो अंतरा की मुख्य बातें में हम ये भी बताएंगे कि स्तनपान वाली कराने वाली स्त्री भी प्रयोग कर सकती है यदि वो उस समय बताने के लिए उपयुक्त होगा। अगर किसी स्त्री का है ही नहीं छोटा बच्चा जिसको वो दूध पिला रही है तो उसे तो ये पॉइंट बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर वो पिला रही है तो हम उसे बता सकते हैं कि हाँ तुम इस पर कोई असर नहीं होगा। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, हमने अभी तक जो भी बातें बताई उसके साथ जो इसकी एक बहुत विशेष बात है अंतरा की, कि इससे महीने में बदलाव आएंगे, ये तो ज़रूर आएंगे। इनफैक्ट कौन सा चेंज हम नहीं एक्सपेक्ट करते वो ये कि अंतरा भी लगवाया हुआ है और रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है। आपने देखा होगा कि जो प्री टेस्ट नॉलेज असेसमेंट क्वेश्चन था उसमें भी एक प्रश्न दिया गया था, कई मेंस्ट्रुअल चेंजेस लिखे थे और एक लिखा था नो चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पूछा था कि कौन सा मेंस्ट्रुअल साइड इफ़ेक्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये हम सब जानते हैं ये प्रोजेस्टिन ओनली मेथड है, इसमें ये साइड इफ़ेक्ट होंगे ही, यानी उसका काम करने का ढंग ही है, तो मेंस्ट्रुअल चेंजेस आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि अंतरा भी लगवा रखा और हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल रेगुलर पहले की तरह हो रही है, तो हमें ये तो बताना ही है। इसमें ये कहूँगी कई स्त्रियाँ ये बताती हैं कि हमें ऐसा नहीं बताया गया था। शायद जिसने परामर्श दी उसने ये सोचा कि बता देंगे तो ये घबरा के डर के लगवाएंगी नहीं। पर देखिए हम और आप जानते हैं एक ये ट्रस्ट का मामला है, हमारी ये जिम्मेवारी है उसका अधिकार उसको पहुंचाना। हमारा अपना कोई जिसको कहते हैं मकसद या एक गोल नहीं है कि नहीं आज तो हमें इतनों को लगवा ही देना है। हमारा गोल है सबको मदद करना। तो अगर हम नहीं बताएंगे तो आगे तो होंगे ही ये मेंस्ट्रुअल चेंजेस, तो जब उसको पहले तरह माहवारी नहीं होगी और कुछ बदलाव आएंगे तो फिर वो कितना घबराएगी और सोचेगी कि ये तरीका भी मुझे नुकसान कर रहा है और आपके ऊपर भी उसका विश्वास नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें उसे ज़रूर बताना है। हाँ, जैसे कि पहले बात हुई है कि इसको बहुत ही नॉन अलार्मिंग वे में बताना है कि देखो बीबी अंतरा के काम करने का तरीका ही ये है, वह अनचाहे गर्भ से बचाता ही इसलिए है क्योंकि इसको प्रयोग करने के बाद पहले की तरह माहवारी नहीं होती है और शुरू में जब तब थोड़ी अनियमित ढंग से ब्लीडिंग हो सकती है, उसके बाद अधिकतर स्त्रियों को महीना आना ही बंद हो जाएगा। ये तो उसके असर के कारण हो रहा है, बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। और जब इसका प्रयोग बंद करोगी तब कुछ महीने के बाद फिर मासिक चक्र पहले की तरह आने लगेगा और तुम चाहोगी तो गर्भ भी धारण कर पाओगी। अंतरा के बारे में हम उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बताएंगे। ये कहेंगे कि देखो ये सुई जो स्त्रियां लगवाती हैं तो अनचाहे गर्भ से तो बचती ही हैं, साथ ही साथ ये महिला को कई जानलेवा खतरनाक गंभीर रोगों से भी बचाता है, जैसे कि रक्त की कमी, पेड़ों में सूजन, बच्चेदानी की एक खतरनाक कैंसर होता है जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं आदि। यह बताना भी ज़रूरी है। अब बात आती है कि जो हम लोगों ने सीखा था डिलेड रिटर्न टू फर्टिलिटी, ये बात उनको बताना बहुत ज़रूरी है जिनका रिप्रोडक्टिव इंटेंशन है आगे गर्भ धारण करना। तो अगर वो आगे बच्चा चाहती हैं तो हम उन्हें ये ज़रूर बताएंगे कि देखो ये तरीके का जब प्रयोग बंद करते हैं तो बच्चा हो सकता है, गर्भ धारण होता है। हाँ, गर्भ बैठने में
कुछ महीने लगते हैं। जैसे कि आखिरी इंजेक्शन लगवाओगी जब, तो कम से कम 7 से 10 महीने लग सकते हैं गर्भ धारण करने में। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग कई महीने पहले ही बंद करना होता है, ये समझाएंगे। और ये भी कहेंगे कि ये स्त्रियों को उनके पार्टनर्स को STI, RTI और HIV से नहीं बचाता। जैसा कि सब जानते हैं, इससे बचाने के लिए केवल कंडोम विधि है। तो फ्रेंड्स, ये हुए की मैसेजेस ऑन अंतरा, तो जो कि हम उसको इनिशियल काउंसलिंग में बाकी तरीकों के बारे में जब बता रहे हैं, तब ये मुख्य बातें अंतरा की ज़रूर बताएंगे। और इन्हीं के आधार पर जो इसको चुनेगी या इसको नहीं चुनेगी, तो हमेशा याद रखें ये मैसेजेस हम ज़रूर बताएं, और तब हमारी काउंसलिंग, जिसको हम कहेंगे, बिल्कुल गुणवत्तापूर्वक है और प्रभावी है। अब इनिशियल काउंसलिंग फॉर फैमिली प्लानिंग मेथड्स, जिसमें कि अंतरा भी शामिल है, इस मॉड्यूल के अब हम अंत में पहुँचे हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि हमने अभी तक बहुत से मेथड्स के बारे में लोगों को जानकारी दी, ताकि वो उसमें से एक चुन सकें। और अब वो जो मेथड चुन लेंगे, उसके बारे में मेथड स्पेसिफिक काउंसलिंग आगे बढ़ेगी। तो हमारा अगला जो मॉड्यूल होगा, उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि जिन स्त्रियों ने अंतरा को चुना है, उसका प्रयोग करना चाहती हैं, उनको हम अंतरा संबंधित मेथड स्पेसिफिक काउंसलिंग कैसे देंगे।